दोस्तों, विज्ञान वृक्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, जिसका नाम है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया था। अगर आपने हमारी रेट ऑफ रिएक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जरूर जाकर देखिएगा। उसमें आपको रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बेसिक सारी चीजें समझाई गई है। ठीक है, अब मैं यहां बात करने वाला हूं कि भाई वो जो रेट ऑफ रिएक्शन हम क्या लिख रहे थे, हमने लिखा था रेट ऑफ रिएक्शन, रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। ये जो रेट हम लिख रहे थे यहां पर, ये जो रेट है ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। हमने ये भी कहा था केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जो रिएक्शन का रेट, वेलोसिटी या स्पीड कह लीजिए, और कौन से फैक्टर के ऊपर रेट डिपेंड करता है और मैकेनिज्म क्या होगा किसी रिएक्शन का, उससे डील करने वाली ब्रांच है। ठीक है, तो यहां पर वो फैक्टर्स लिखे गए हैं जिनके ऊपर एक्चुअल में रिएक्शन का रेट जो है वो डिपेंड करता है। पहला नाम लिखा गया है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। इन सबको डिटेल में बताया जाएगा, जैसे कि आगे लिखा हुआ है, पहले सबके नाम बताए गए हैं। पहला है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसके बाद टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड रेडिएशन, प्रेशर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इन सब को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, प्रेशर को हम जब काइनेटिक्स की लास्ट वाला लेक्चर होगा एक अलग से प्रेशर का इम्पैक्ट पढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि प्रेशर का इम्पैक्ट उन रिएक्शंस के ऊपर पड़ता है जिनके अंदर गैसेस रिएक्टेंट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो वहां पर ज्यादा इंपैक्ट देखा जाता है। तो पहले 6 तो हम डिटेल में अभी के अभी पढ़ने वाले हैं और फिर फर्दर डिटेल आपको बाद में समझ में आती चली जाएगी। सबसे पहला जो फैक्टर है जिसके ऊपर किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करता है दोस्तों, वो है आपका नेचर ऑफ रिएक्टेंट। कि भाई रिएक्टेंट का नेचर कैसा है। एक्चुअल में जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती है वहां पर 2 चीजें हो रही होती हैं। पहली चीज कौन सी होती है? पहली चीज होती है रिएक्टेंट के जो बॉन्ड है ना वो टूट रहे होते हैं। रिएक्टेंट के जो बॉन्ड हैं वो ब्रेक हो रहे होते हैं, और प्रोडक्ट जब बन रहे होंगे तो नए बॉन्ड फॉर्म हो रहे होंगे। बिल्कुल सही बात है भाई, जब कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो पुरानी चीजें खत्म होंगी, मतलब पुराने बॉन्ड ब्रेक होंगे, और कोई नई चीज बन रही है तो नए बॉन्ड क्या करते होंगे, फॉर्म होते होंगे। अब अलग अलग रिएक्टेंट, मान लीजिए हाइड्रोजन आपका रिएक्टेंट है, नाइट्रोजन आपका रिएक्टेंट है, वाटर आपका रिएक्टेंट है, अमोनिया आपका रिएक्टेंट है, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका रिएक्टेंट है, HCl आपका रिएक्टेंट है, कुछ भी, मीथेन आपका रिएक्टेंट है। मतलब हर रिएक्टेंट में जितने बॉन्ड होते हैं ना, उनको ब्रेक करने के लिए अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि बॉन्ड अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग एटम्स के बीच में होते हैं और अलग अलग इन्वायरमेंट में होते हैं। तो जब बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी अलग अलग चाहिए होती है, और जबकि रिएक्शन में रिएक्टेंट के बॉन्ड ही ब्रेक होने हैं, तो जब अलग अलग एनर्जी चाहिए होती है और बॉन्ड ही ब्रेक होने होते हैं रिएक्टेंट के, तो जो रिएक्शन का रेट है वो नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहां पर लिख रहा है वही, ए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड ऑफ रिएक्टेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इन द प्रोडक्ट मोलिक्यूल। एक्चुअल में जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें मेनली जो होता है वो यही होता है कि रिएक्टेंट के जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहे होते हैं और प्रोडक्ट में जो बॉन्ड है वो बन रहे होते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड एंड एनर्जी रिलीज्ड व्हेन ए बॉन्ड इज फॉर्म्ड। जब भी कोई बॉन्ड टूटता है, किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी दी जाती है, और जब कोई बॉन्ड बनता है तो ये बॉन्ड जब बनता है तो एनर्जी बाहर क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, जब बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है तो आपको एनर्जी देनी होती है, लेकिन जब बॉन्ड बनता है तो आपको एनर्जी रिलीज अमाउंट में बाहर मिलती है। ठीक है, अब आगे लिख रहा है, द नेट एनर्जीज इन्वॉल्व आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिएक्शंस एंड हेंस रेट आर डिफरेंट। ठीक है, जो नेट एनर्जी है मतलब हर रिएक्शन में अलग अलग तरह के रिएक्टेंट होंगे। भाई डिफरेंट रिएक्शन कैसे हो सकती है, रिएक्टेंट डिफरेंट होंगे। भाई कोई रिएक्शन किसकी होगी, कोई रिएक्शन H2 की और NH3 की हो गई, कोई रिएक्शन NH3 की NH4OH की किसके साथ हो गई, H2O के साथ हो गई। मतलब अलग अलग रिएक्टेंट हो गए ना सारे के सारे। जब रिएक्टेंट डिफरेंट हो गए
प्रोडक्ट भी डिफरेंट डिफरेंट हो गए तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, बॉन्ड फॉर्म करने के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जीज भी रिलीज होंगी, और जब एनर्जीज डिफरेंट डिफरेंट हैं तो रिएक्शन का रेट भी क्या होगा दोस्तों, डिफरेंट ही होगा। रिएक्शन का रेट भी क्या होगा, डिफरेंट ही होगा। तो ये हमारा पहला फैक्टर था जिसके ऊपर रिएक्शन का जो रेट है वो क्या करता है, डिपेंड करता है। दूसरा फैक्टर भाई, दूसरा फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक्चुअल में यहां जो लिखा गया है मैं आपको वैसे ही बता देता हूं, फिर उसको हम पढ़ लेंगे। एक्चुअल में जैसे जैसे रिएक्शन शुरू होती है धीरे 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 रिएक्टेंट कंज्यूम होना शुरू हो जाता है, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटना शुरू हो जाती है। भाई पक्की बात है भाई, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो घटेगा और रेट जो है वो भी घटना शुरू हो जाता है। ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है वैसे वैसे रेट भी घटता हुआ चला जाता है। जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटने से रेट भी घटता हुआ चला जाता है, इसका मतलब ये कंक्लूड किया जाता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो कंसंट्रेशन के साथ सीधा रिलेशन रखता है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। जो रिएक्शन का रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पर कह सकते हैं भाई एक्चुअल में जो रिएक्शन का रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी तो रेट भी ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन अगर कम हो जाएगी तो रेट भी कम हो जाएगा। अब आगे लिखता है कि इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कोलिजन थ्योरी के आधार पर। कैसे कर सकते हैं सर, कोलिजन थ्योरी तो हमारा बाद का टॉपिक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूं। कोलिजन थ्योरी सिंपल ये कहती है कि जैसे ही अगर किन्हीं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो आप अभी इतना समझिए कि उनको कोलाइड करना होगा, सही है। और जिस कमरे में आप बैठे हो मान लो वहां पर 2 ही रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं, उनकी कंसंट्रेशन कम है रूम के अंदर, मतलब कह लीजिएगा, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम कम है ठीक है, तो अब उनके कोलाइड होने के चांसेस भी कम है। अब वहां मान लो 10 लाख मॉलिक्यूल है कमरे के अंदर, जब 10 लाख मॉलिक्यूल होंगे तो कोलाइड होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होंगे तो रिएक्शन का रेट भी ज्यादा होगा। उसी आधार पर बात करती है कोलिजन थ्योरी। यहां लिखा गया है एज ए रिएक्शन प्रोसीड द रिएक्टेंट आर कंज्यूम्ड। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होती है रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाते हैं, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज विद पैसेज ऑफ टाइम। इसका मतलब रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो समय के साथ घटती चली जाती है। उसके बाद इट इज ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली दैट रेट ऑफ ए रिएक्शन आल्सो डिक्रीज एज द टाइम पास। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाता है, रिएक्शन का रेट घटता चला जाता है, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती चली जाती है, यही बोलना चाह रहा है। So we can conclude that the rate of reaction is directly related to the concentration of the reactant. Rate is directly related to, जो रेट है वो सीधा रिलेट करता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ। आगे बढ़ता हूं। The effect of concentration is explained on the basis of collision theory of reaction rate. जो कंसंट्रेशन का इंपैक्ट रिएक्शन के रेट के ऊपर है, इसको हम कोलिजन थ्योरी के आधार पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं सर, देखिए जरा, हम कह सकते हैं रेट ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। भाई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में कितने कोलिजन होंगे, रेट उसी पर डिपेंड करता है। अब आगे लिखता है अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो कोलिजन भी ज्यादा होंगे और रेट भी फास्ट हो जाएगा। यही लाइन लिख रहा है, हायर द कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल ग्रेटर इज द नंबर ऑफ कोलिजन एंड हेंस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डायरेक्टली इंपैक्टेड या फिर डायरेक्टली इंपैक्ट करती है किसको, रिएक्शन के रेट को। ठीक है दोस्तों, तो हमने दो तो डिस्कस कर लिए, पहला कौन सा, नेचर, दूसरा कौन सा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सबके लिए, अगर आप बीएससी कर रहे हैं और ऑब्वियस सी बात है हमारी वीडियो जरूर देख रहे होंगे, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके कंप्लीट सेमेस्टर 6 के 6 सेमेस्टर का कोर्स विज्ञान वृक्ष ऐप के ऊपर अवेलेबल है। चाहे आप भारत में किसी भी स्टेट, किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज या किसी भी सेमेस्टर से बिलोंग करते हो, आपका कंप्लीट कोर्स हमारे पास अवेलेबल है और वो इतनी कम फीस में अवेलेबल है कि आप सोच नहीं सकते। आप जाइए फटाफट ऐप को डाउनलोड करिए और फटाफट चेक करिएगा। ठीक है,
उसके बाद अगर आप एमएससी करना चाहते हो, मास्टर्स करने में अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो आप हमारे CUET PG के कोर्स को भी एनरोल कर सकते हो। ये जो CUET PG का कोर्स है ये 2 ईयर प्रोग्राम भी है और 1 ईयर प्रोग्राम भी है। मतलब अगर आप ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में हो तो भी आप इस कोर्स को ले सकते हो, अगर आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में तो भी आप इस कोर्स में इनरोल हो सकते हो। सॉरी, सेकंड ईयर में हो या फिर थर्ड ईयर में हो, दोनों ही ईयर्स में आप इसमें इनरोल हो सकते हो। अगर आप IIT से MSc करना चाहते हो और अगर आप BSc सेकंड ईयर मतलब थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में हो, तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। मतलब इस एग्जाम की तैयारी के लिए आपको थोड़ा सा समय ज़्यादा चाहिए होता है, तो आप ये हमारा 2 ईयर वाला जो प्रोग्राम है वो ज्वाइन कर सकते हो भाई। आप हमारा 2 ईयर वाला प्रोग्राम जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, विज्ञान वृक्ष ऐप के ऊपर अवेलेबल है। इसके बाद अगर आप MSc कर रहे हो और आपके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल है, तो आपके लिए हमारे पास CSIR नेट और IIT गेट के कोर्सेज अवेलेबल हैं। CSIR नेट का जो एग्ज़ाम होता है वो आपको एलिजिबल बनाता है भारत में किसी भी कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी का टेस्ट होता है, या फिर आपको PhD करते हुए फेलोशिप दिलवाने का भी काम करता है ये एग्ज़ाम। उसके बाद अगर आप IIT गेट में बहुत अच्छी रैंक लेकर आते हैं तो आपको फर्स्ट क्लास जॉब मिलेगी। कोई आपको ज़्यादा कोई कहीं सिफारिश वगैरह कुछ चीज़ें ढूंढने की जरूरत नहीं, आपको सीधी फर्स्ट क्लास ऑफिसर लेवल की जॉब मिलती है, बहुत हाई सैलरी होती है इस पे। और या फिर आप IIT से MTech कर सकते हो इस एग्ज़ाम के थ्रू, या फिर आप PhD के दौरान फेलोशिप भी हासिल कर सकते हो। ठीक है, हमारा ये जो ऐप है वो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों के ऊपर ही अवेलेबल है। जाइए फटाफट ऐप डाउनलोड करिए और जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं अब ज़रूर उस कोर्स को बाय कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आगे बढ़ता हूं, अगला फैक्टर नेक्स्ट हमारे पास क्या, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। देखिए दोस्तों, टेम्परेचर जो है वो सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है किसी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करने में। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कुछ रिएक्शंस जो हैं वो रूम टेम्परेचर पर नहीं हो रही होती और आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो, रिएक्शन प्रोसीड करने लग जाती है। ठीक है, तो यहां पर वही लिखा गया है, चाहे रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, चाहे रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो। ठीक है, एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, टेम्परेचर जो है वो रेट को बढ़ाता ही है। आपने इक्विलिब्रियम में जरूर पढ़ा होगा कि अगर एक्सोथर्मिक होगी तो रिएक्शन जो है फॉरवर्ड चली जाएगी, अगर एंडोथर्मिक होगी तो फॉरवर्ड चली जाएगी, एक्सोथर्मिक होगी तो बैकवर्ड आ जाएगी। ये सब चीजें आपने पढ़ी होंगी, लेकिन यहाँ पर ये सब वैलिड नहीं होता। चाहे रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक है चाहे एंडोथर्मिक है, रिएक्शन का जो रेट है जी वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट इंक्रीज होगा। इस बारे में डिटेल में बाद में पढ़ा जाएगा, अभी हम आपको इंट्रोडक्शन ही दे रहे हैं हर चीज का, है ना। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों कर रहे हो सर आप, ऐसा इसलिए कर रहा हूं बच्चों क्योंकि आपके एग्जाम में सीधा ही एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई हाउ टेम्परेचर अफेक्ट द रिएक्शन रेट, या फिर राइट डाउन द फैक्टर ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड, या फिर राइट डाउन द 5 फैक्टर ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड। तो आप ये फैक्टर वहां पर लिख सकते हो और ये आपके बहुत काम की चीजें हैं, है ना। उसके बाद ऐसा जनरली ऑब्जर्व किया जाता है कि होमोजीनियस थर्मल रिएक्शंस के लिए, आप ऐसा समझिए थर्मल रिएक्शन मतलब वो रिएक्शन जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है जिनका रेट, या फिर जो हीट की प्रेजेंस में होती है थर्मल रिएक्शन, जो हीट की प्रेजेंस में, यहां मैं लिख देता हूं हीट की प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ हीट बता रहा है, प्रेजेंस ऑफ हीट। थर्मल रिएक्शन का मतलब क्या है भाई, जो हीट की प्रेजेंस में हो रही हूं उन्हें क्या कहा जाता है, थर्मल रिएक्शन कहा जाता है, प्रेजेंस ऑफ हीट कहते हैं। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ हीट। In general, for homogeneous thermal reaction, the rate become 2 to 3 times for every 10 degree rise in temperature. ऐसी रिएक्शन जो हीट डिपेंडेंट होती हैं, हीट की प्रेजेंस में होती हैं, उन रिएक्शंस में ऐसा देखा गया है कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से उनका जो रेट है वो 2 से 3 गुना तक इंक्रीज हो जाता है। और इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम टेम्परेचर कोफिशिएंट का एक रिलेशन लिखते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है भाई, टेम्परेचर कोफिशिएंट और कुछ नहीं होता, टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है ये होता है आपका रेट कांस्टेंट एट T+10 एंड रेट कांस्टेंट एट T। मतलब एक रेट
कांस्टेंट आप बताइए कहाँ पर, T + 10 डिग्री पर। मान लीजिए एक आप देख रहे हो 200 केल्विन पर, दूसरा देखिए 210 के ऊपर, फिर उन दोनों की रेशो निकालिए, आपको पता लग जाएगा। या फिर आप एक 220 पे और एक 230 पे, या फिर 230 240 240 250, मतलब 10 डिग्री के डिफरेंस के ऊपर आपको क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट निकालना है। जो ज्यादा के ऊपर है उसको ऊपर रखना, जो कम पे उसको नीचे रखना है। तो रिएक्शन का रेट आपको पता चलेगा कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आ रही है 2 to 3 के बीच में आ रही है। ये जो वैल्यू आएगी इसकी टेम्परेचर कोफिशिएंट की 2 से 3 के बीच में आएगी। मतलब यहां से प्रूव हो जाता है, मोस्टली के लिए ऐसा ही होता है। ठीक है, यहां से क्या पता चलता है कि भाई जो रिएक्शन का रेट है वो 10 डिग्री बढ़ाने से 2 से 3 गुना तक इंक्रीज हो जाता है। 2 गुना हो सकता है, 2.5 गुना हो सकता है, 2.25 2.1 टाइम हो सकता है, कितना भी हो सकता है, मतलब इस रेंज के बीच में लाई करता है। सही है। आगे, द अबोव ऑब्जर्वेशन आर ऑल्सो एक्सप्लेन इन डिटेल ऑन द बेसिस ऑफ कोलिजन थ्योरी। जब हम कोलिजन थ्योरी को पढ़ेंगे तो इस चीज को भी हम डिटेल में वहां पर डिस्कस करेंगे। सही है। तो यहाँ पर थर्मल का जस्ट मतलब क्या है, वो रिएक्शन जो हीट की प्रेजेंस में हो रही है। ठीक है, आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, मैंने आपको यहाँ पर सारी की सारी चीजें बताने की कोशिश करी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारे पास आता है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। देखिए भाई, बेसिकली बच्चों एक कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो खुद में कोई केमिकल चेंज किए बिना, ठीक है, मैं आपके लेवल पर, मतलब अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो तो आपके लिए मैं एक स्टेटमेंट बता रहा हूँ, हालांकि ये पूरी स्टेटमेंट नहीं होती है। पूरी स्टेटमेंट आपको हायर क्लासेस में मिलेगी, या फिर जब आप हमारे IIT JEM CSIR नेट के कोर्सेज में जाओगे तो वहां पर आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखने को मिलेगी। जनरली आपकी किताबों में यही लिखा जाता है कि रिएक्शन के रेट को बढ़ाने वाला ही कैटलिस्ट होता है। मतलब एक ऐसी स्पीसीज जो खुद में कोई बदलाव ना करे, मतलब जिसमें खुद में कोई केमिकल चेंज ना हो, मतलब जिसके खुद के कोई बॉन्ड टूटे ना जिसमें खुद में कोई नए बॉन्ड बने, मतलब जो खुद के बॉन्ड को नहीं तोड़े और ना खुद में कोई नए बॉन्ड को बनने दे, मतलब कोई केमिकल चेंज खुद में ना होने दे और रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर दे। ठीक है, तो हम ऐसी सब्सटेंस को कैटलिस्ट कहते हैं। तो इसका मतलब कैटलिस्ट भी रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है। सही है। अब यहाँ पर यही लिखा गया है, कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस विच इंक्रीज। भाई आप इस वाली लाइन को स्किप कर सकते हो, बट हाँ एक्चुअल में जो कैटलिस्ट है वो डिक्रीज भी कर सकता है। ठीक है, कैटलिस्ट दोनों ही काम कर सकता है, डिक्रीज और इंक्रीज। अगर इंक्रीज करता है दोस्तों तो उसको पॉजिटिव कैटालिसिस कहा जाता है, अगर डिक्रीज करता है तो उसको नेगेटिव कैटालिसिस कहा जाता है। सही है। अगर इंक्रीज करता है तो पॉजिटिव कैटालिसिस और डिक्रीज करता है तो नेगेटिव कैटालिसिस दोस्तों उसको कहा जाता है। ठीक है, पर आप इस चीज को भूल जाइएगा क्योंकि आपका एग्जाम में ये चीज नहीं लिखनी है आपको। ए कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज। खुद में कोई भी रासायनिक बदलाव किए बिना जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। अब कहोगे सर कैसे बढ़ा देता है, ये कौन है, ये कैटलिस्ट क्या करता है? ये कैटलिस्ट देखिए ये क्या करता है। कैटलिस्ट है ना, मान लीजिए रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाना है, इनकी कुछ एनर्जी है, इनकी कुछ एनर्जी है, तो इनको इनके एनर्जी तक पहुंचने के लिए एक बैरियर को क्रॉस करना होता है। मतलब हम जब रिएक्टेंट का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं ना बच्चों, तो वो हम इस तरीके से बनाते हैं। भाई आपके रिएक्टेंट कहीं ना कहीं यहीं रहे होंगे, अभी बता देते हैं, शायद आपको समझ में आ जाएगा। इधर हम प्लॉट किया करते हैं एनर्जी, सही है, और इधर हम प्लॉट करते हैं रिएक्शन प्रोग्रेस, मतलब रिएक्शन हो रही है। कभी कभी इसको रिएक्शन कोऑर्डिनेट भी नाम दे देते हैं, दोनों ही नाम ठीक है। तो जो आप डायग्राम देखते हो ना बच्चों, वो ऐसा आपको होता है। आपके रिएक्टेंट यहाँ कहीं लाई कर रहे होंगे, आपके जो रिएक्टेंट है वो इस पाथ को फॉलो करते हुए रिएक्टेंट से किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपको एनर्जी दिखाई दे रही है ना, कौन सी एनर्जी है सर, हमें तो दिख नहीं रही। देखो ये दिखेगी आपको भाई, ये जो एनर्जी है ना इसे कहा जाता है, आप इसे कह लीजिए एक्टिवेशन एनर्जी, या फिर आप इसे कह लीजिए एनर्जी बैरियर। ठीक है, मतलब यहाँ से अगर आप इसको सही से मैच करोगे तो मैं इसको यहाँ मैच करूँगा, यहाँ। ठीक है, इधर मैंने क्या प्लॉट किया है भाई, एनर्जी प्लॉट करी है। तो ये जो है ये एनर्जी है किसकी, अनकैटलाइज रिएक्शन की। मतलब जब रिएक्शन में कैटलिस्ट प्रेजेंट नहीं है तो इन रिएक्टेंट को इस बैरियर को क्रॉस करना होगा, मतलब इतनी एनर्जी तक पहुंचना होगा अगर उन्हें प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो। ये तो गजब की बात बता दी सर। हाँ भाई बिल्कुल गजब की बात है ना। अब
जो कैटलिस्ट है ना वो क्या करता है, वो कैटलिस्ट ये काम करता है, वो इस एनर्जी को घटा देता है। मतलब वो इन रिएक्टेंट को कोई और रास्ता बता देता है कि भाई आप इस रास्ते से ना जाकर आप कम एनर्जी के रास्ते से क्यों नहीं जाते। और जैसे ही वो ये रास्ता, ये एनर्जी घटा देता है, ये क्या है, ये आपकी एनर्जी है किसकी, ये आपकी एनर्जी है किसकी, कैटालाइज रिएक्शन की। दिस इज एनर्जी ऑफ कैटालाइज रिएक्शन। यहां से क्या दिख रहा है भाई, जो एनर्जी ऑफ अनकैटालाइज रिएक्शन है वो बड़ी है एनर्जी ऑफ कैटालाइज रिएक्शन के। मतलब जैसे ही कैटलिस्ट डाल दिया, जो रिएक्टेंट को एनर्जी चाहिए थी वो कम चाहने लग गई, अब उसकी जरूरत कम हो गई, मतलब अब कम एनर्जी की जरूरत है। तो जैसे ही कैटलिस्ट डाला उसने क्या कर दिया, अल्टरनेट एनर्जी का पाथ जो है वो प्रोवाइड कर दिया। इस अल्टरनेट एनर्जी के पाथ को प्रोवाइड करने के बाद रिएक्टेंट जल्दी जल्दी किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसे कहा जाता है पॉजिटिव कैटालिसिस। जो नेगेटिव कैटलिस्ट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है वो आपकी हायर क्लासेस में आता है। वो क्या करता है, वो जो नेगेटिव कैटलिस्ट है वो इस एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देते हैं, तो रिएक्शन के रेट को स्लो डाउन कर देते हैं। उन्हें नेगेटिव कैटालिसिस कैटलिस्ट कहा जाता है और फिनोमिना को कहते हैं नेगेटिव कैटालिसिस। तो मैं यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ। यहाँ देखिए, ए कैटलिस्ट प्रोवाइड एन अल्टरनेट पाथ विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी due to which a greater number of molecule can cross the barrier and change over to product। मतलब जो कैटलिस्ट है वो इस एनर्जी पाथ को लोअर एनर्जी से लेकर चला जाता है, और जिसकी वजह से ज्यादा रिएक्टेंट, अब एक तो रिएक्टेंट को यहाँ जाना हो और एक यहीं से जाना हो। भाई आप समझिए, भाई आपको बिल्डिंग में एक सामान ट्रांसफर करना, सामान देकर आना किसी आदमी को। दो आदमी हैं, एक रहता है 5वें फ्लोर पर और एक रहता है 10वें फ्लोर पर, और दोनों को आपको क्या भेजना है, दोनों को आपको ये लगा लिए कि आपको आटे की बोरी आपको भेजनी है, ठीक है। अब 10 आटे की बोरियां आपको भेजनी है। अब दो आदमी लगा दिए, एक को लगा दिया 10 फ्लोर वाले के पास भेजने के लिए, एक को लगा दिया किसके पास, 5वें फ्लोर वाले आदमी के पास भेजने के लिए। तो कौन जल्दी पहुंचेगा, 5वें फ्लोर तक जल्दी पहुंचेंगे आटे की बोरियां एज कंपेयर टू 10वां फ्लोर। वही काम कौन कर रहा है, कैटलिस्ट कर रहा है। कैटलिस्ट लोअर फ्लोर पर ले आता है, एनर्जी बैरियर को घटा देता है, सही है। उसके बाद आगे बढ़ता हूं। एक कैटलिस्ट डजंट अफेक्ट द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। आप यहां पर एक और बात देखोगे कि कैटलिस्ट ने इनकी, ये क्या है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, और ये क्या है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है। कैटलिस्ट ने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो बेस एनर्जी थी ना उसको अफेक्ट नहीं किया, केवल किसको, बैरियर को डाउन कर दिया, बैरियर घटा दिया। भाई मैं क्या करूंगा, मैं बस बैरियर घटा दूंगा और मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी में बदलाव नहीं करूंगा। तो यहां पर यही लिख रहा है कि भाई जो डेल्टा ई जो क्या है भाई, एनर्जी ऑफ रिएक्शन क्या है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। इसकी बात कर रहा है जी, इसकी बात कर रहा है बच्चों, इसकी, यह है डेल्टा ई, ठीक है। ये क्या होता है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। मतलब चाहे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ऐसा करिए, चाहे कैटलिस्ट की एब्सेंस में ऐसा करिए, ये वाली वैल्यू जो है वो क्या रहती है, सेम रहती है। A catalyst doesn't affect the energy of reactant or product, that is delta E बराबर EP minus ER for the catalyzed reaction is same as that as delta E for the uncatalyzed reaction। आगे एक और पॉइंट लिखता है, for reversible reaction the catalyst increase the speed of forward reaction and that of the backward reaction at the same extent। मतलब जब एक रिवर्सिबल रिएक्शन की चर्चा होगी, जब एक रिएक्शन फॉरवर्ड में भी जा रही होगी, बैकवर्ड में भी जा रही होगी, तो उस टाइम जो कैटलिस्ट है ना वो क्या करता है, वो फॉरवर्ड के रेट को भी उतना ही बढ़ाता है और बैकवर्ड के रेट को भी उतना ही बढ़ाता है। मतलब एक कैटलिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं करता। हाँ, एक कैटलिस्ट इक्विलिब्रिया जल्दी अटेन करने में हेल्प करता है। देखिए मान लीजिए यही रिएक्शन अगर फॉरवर्ड भी होती, बैकवर्ड भी होती, भाई एक्टिवेशन एनर्जी तो मतलब एनर्जी बैरियर तो बैकवर्ड के लिए भी घटा है और फॉरवर्ड के लिए भी उतना ही घटा है। तो यहाँ से क्या समझ में आता है, यहाँ से समझ में आता है भाई एक जो कैटलिस्ट है वो क्या करता है, वो खुद में कोई भी केमिकल चेंज किए बिना
एक लो एनर्जी का पाथ प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। जब रिवर्सिबल रिएक्शन की चर्चा होगी तो वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही रेट को इक्वल एक्सटेंट तक क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं करता। ठीक है भाई, चलिए अब मैं इस क्लास को एंड करता हूँ। ठीक है, हाँ सर बाकी वाले फैक्टर कब करवाओगे? बाकी वाले फैक्टर होंगे भाई इसके बाद, अगली क्लास में आपको मिल जाएंगे। अब हमने कितने फैक्टर पढ़ लिए हैं? अब हमने फैक्टर पढ़ लिए हैं, ये पढ़ लिया है, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। अब हमारे पास 2 फैक्टर और बचे हुए हैं। सही है, तो हम दोनों फैक्टर को और डिस्कस कर लेंगे एक बार। ठीक है, ओके, तो वो हम पढ़ेंगे अगली कक्षा के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई है तो आप ज़रूर इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी। हाँ, पर कंप्लीट कोर्स आपको हमारी विज्ञान वृक्ष ऐप के ऊपर ही मिलेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक ध्यान रखिए और अपना पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।